यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपकी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि 18 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको डिप टू यही पेपर देखने को मिल सकता है। सेम ऐसा ही पेपर आपको आएगा और यहाँ पे कराए गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में फंसने के यहाँ पे 90% चांसेस है। अगर मेरे द्वारा कराए गए अगर आप सभी मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो 95 प्लस मार्क्स आप साहित्यिक हिंदी में ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, पेपर कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पेपर कोड लिखा होगा और पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा बच्चों। और समय आपको मिलेंगे पेपर के लिए 3 घंटे। 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। 15 मिनट में आप पेपर पढ़ना, अच्छे से एनालिसिस करना, जो गद्यांश पद्यांश जो जीवनी आपको करनी है टिक मार लेना और उसके बाद एक बार लिखना स्टार्ट करना और सारे उत्तर एक क्रम से लिखते जाना। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम सामान्य निर्देश की बात करें बच्चों, तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है बच्चों, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। हम खंड का की बात करें, यहाँ करो लिखा है, यहाँ क्या होगा, दोनों खंडों। ठीक है, पहला प्रश्न खंड का में। अब मैं खंड का में जो होगा, खंड का आपका 1 से लेकर 8 प्रश्न तक पूछे जाएगा, जिसमें एक और दूसरा प्रश्न में 5-5 एमसीक्यूज होगा। यानी 10 एमसीक्यू आपको यहाँ से पूछा जाएगा, पहले दूसरे प्रश्नों को मिला करके, यानी 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो बच्चों अब हम खंड का की बात करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या पहले का का। पहले का में प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजन, राजा लक्ष्मण सिंह या बाबू नवीन चंद्र राय। तो आपको बता दें बच्चों, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों हम यहाँ पे पहले का खा वाला देखते हैं। खड़ी बोली की प्रथम रचना है, खड़ी बोली की प्रथम रचना है, क्या सत्य सही है या फिर प्रेम सागर, पृथ्वीराज रासो, गोरा बादल की कथा। तो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो किसको माना जाता है, गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बच्चों पहले का गा वाला देखेंगे, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी, वर्ण रत्नाकर, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। पहले का गा है, गोरा बादल की कथा के लेखक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं सदा सुखलाल, जटमल, शिव प्रसाद सिंह, दौलत राम। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अंगा वाला है बच्चों, रानी केतकी की कहानी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न कई बार आया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इल्ला खां, सदा सुखलाल, जयशंकर प्रसाद या फिर ये सभी। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको 5 में 5 एमसीक्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे के काम में भी 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चलिए हम 5 एमसीक्यूज को पढ़ते हैं और उसके उत्तर देखते हैं। पहला जो प्रश्न है दूसरे का पहला प्रश्न यानी कि क वाला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी, मद्रास में हुई थी, कोलकाता में या फिर वाराणसी में। तो आपको बता दें बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे का खा वाला देखेंगे बच्चों, हिंदी के प्राचार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हिंदी के प्रचार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर गा वाला प्रश्न देखेंगे, हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं तो कौन है भाई। पहला ऑप्शन है बच्चों प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास है या फिर जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक हैं तो कौन है भाई, इंशाअल्लाह खान है, लल्लू लाल है, जटमल है या फिर राजा राम प्रसाद निरंजन। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो लल्लू लाल है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रेम और परिवार की विधा है, प्रेम और परिवार की विधा है तो क्या है ये, उपन्यास है, निबंध है, कहानी या फिर संस्मरण। तो प्रेम और परिवार एक उपन्यास है। अब कमेंट करके बताएंगे किसने उपन्यास लिखा है, ये उपन्यास किसने लिखा है, कमेंट में आप बताएंगे, आपका होमवर्क है।
इस प्रकार पहला और दूसरा प्रश्न हो जाता है बच्चों। उसके बाद आपका बच्चों तीसरा प्रश्न आता है जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। 2 गद्यांश आपको दिया जाता है, कोई एक गद्यांश आपको अटेंड करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है, यानी 5 गुणे 2 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहला गद्यांश पढ़कर बताता हूँ, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके परिवार और शिक्षक की होती है, जिससे वह समाज का एक जिम्मेदार घटक बन सके और अपने विकास में समर्थ हो। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास केवल आर्थिक साधनों से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों पर और सामाजिक चेतना से संभव होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सही मानदंड यही है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं, स्वस्थ और जागरूक हैं। यदि विकास केवल गिने चुने लोगों तक सीमित रह जाए तो उसे वास्तविक प्रगति नहीं कहा जा सकता। सच्ची प्रगति वह है जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग समान अवसर प्राप्त करे और आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा व्यक्ति के विवेकशील बनाती है और उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध कराती है। इसलिए प्रगति का मूल्यांकन करते समय मानवीय मूल्यों, सामाजिक समानता और जीवन स्तर को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका यहाँ पे पूरा गद्यांश मैंने पढ़ दिया। अब प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ऊपर गद्यांश पढ़ कर मुझे पता चला कि ये जो गद्यांश है ये प्रगति के मानदंड से लिया गया है और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए किन तत्वों को आवश्यक बताया गया है। तो उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य और सामाजिक चेतना को आवश्यक बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार वास्तविक प्रगति क्या है। तो लेखक के अनुसार वास्तविक प्रगति वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों और वे आत्मनिर्भर बन सके। चौथा प्रश्न है बच्चों, शिक्षा व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। तो शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है तथा उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। फिर रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ से इसलिए से लेकर के चाहिए तक का ये पूरा रेखांकित वाक्यांश है, इसको अपने शब्दों में व्याख्यात करना है। तो लेखक का आशय यह है कि किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन केवल धन या भौतिक सुविधाओं से नहीं किया जा सकता। जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसलिए मानवीय मूल्य, समानता और जीवन स्तर ही सच्ची प्रगति के आधार हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पे 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। अब अगर आपको पहला वाला आपको गद्यांश नहीं आता है तो आप दूसरा अथवा वाला अटेंड कर सकते हैं, जो भाषा एवं स्वयं संस्कृति, यानी भाषा एवं संस्कृति से ही पता चल गया ये गद्यांश है, क्योंकि यहाँ भाषा और संस्कृति शब्द आया है। ये गद्यांश पढ़ करके नीचे लिख रखा है, इन प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिए। ये गद्यांश पॉज करिए और पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने सारा उत्तर लिख दिया है, ये सारे उत्तर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों ही गद्यांश इंपॉर्टेंट है और रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आपका पद्यांश पर आता है बच्चों। पद्यांश में सेम ही पैटर्न है, 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का होगा। कोई आपको एक ही पद्यांश अटेंड करना है जो आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो बच्चों पहला पद्यांश मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेम माधुरी व्यापक ब्रह्म समाज समय थल पुराण है, हमको पहचानती प्रेमी। पद्यांश आप पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक इसके प्रेम माधुरी से है और इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका पहला और दूसरा है यहाँ तक। ठीक है, इसको आपको व्याख्यात करना है, पहला, दूसरा, तीसरा लाइन। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या हमने लिख रखी है। ठीक है, कवि के अनुसार प्रेम का ब्रह्म से क्या संबंध है। तो कवि के अनुसार प्रेम ही व्यापक ब्रह्म है, अर्थात प्रेम सर्वत्र व्याप्त है और वो सृष्टि का मूल तत्व है। फिर कवि ने प्रेम को मानव और भगवान से कैसे जोड़ा है। तो कवि ने कहा है कि प्रेम से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। प्रेम माधुरी व्यापक ब्रह्म में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम को सीधे ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर अगर आपको बच्चों ऊपर वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला पद्यांश अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अथवा में दिखा है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ठीक है,
तो ये पद्यांश पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ऊपर का पद्यांश पढ़ करके मुझे पता चला कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से ये अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित अंश है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे लिख दीजिए, पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखा है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। ये इसके उत्तर हो गए। फिर पांचवे का यहाँ पे आप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 में 10 यहाँ आपको मिलेंगे। फिर पांचवा प्रश्न जो आता है वो लेखक का साहित्य परिचय और जीवन परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लेखक लिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। और इनकी कृतियाँ उपन्यास है, इनका उपन्यास क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इनकी उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। इनका निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार और विवेक, साहित्य की भूमिका। इनकी आलोचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका और नाथ संप्रदाय। फिर आपका बच्चों एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों को उल्लेख आता है। तो यहाँ पे हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिख रखा है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिए। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, वो है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, अधिकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। फिर पंचलाइट एवं बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे हमने जो लिया है वो लाठी कहानी का लिया है। आप लाठी और पंचलाइट दोनों कहानी तैयार कर लीजिए, आपका एक ना एक फंस जाएगा। फिर 7वां प्रश्न बच्चों आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी आप खंड काव्य पढ़ रहे हैं उस खंड काव्य के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर दे देना, ठीक है। फिर बच्चों जैसे यहाँ पे ये सारे खंड काव्य लिख रखे हैं, श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, ये सब दे रखा है। फिर यहाँ से आपका खंड खा स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राहदे, ये लिख रखा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है, जिसका अनुवाद लिखा है तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मान कर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। फिर अगर आपको ऊपर का नहीं आता है तो दूसरा वाला आप गद्यांश पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश पढ़ करके मुझे पता चला जो ऊपर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से ये अवतरित है। और जिसका अनुवाद यहाँ पे लिखा है बच्चों, जो महामनीस्वनी मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण यानी ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। फिर बच्चों यहाँ पे खा वाला है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। स्वयनर्घनानम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरिस्नद्रुद्धाम, ये लिख रखा है। तो प्रस्तुत श्लोक कर हम पढ़ करके मुझे पता चला ये कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतिवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से ये उद्धृत है, जिसका अनुवाद है, अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा श्लोक दे रखा है, तद्वन्वे शुद्धिमति प्रसूता, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नृपत्र दिलीपा नामक पाठ से ये उद्धृत है, ठीक है। उनके पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में शशि के समान उत्पन्न हुए।
ये इसका अनुवाद हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे आपका आता है संस्कृत में उत्तर, तो आपको 2 प्रश्न करने हैं, 4 नंबर का आता है, ठीक है। फिर है करुण अथवा श्रृंगार रस के लक्षणों, रस छंद अलंकार से 2-2 नंबर का प्रश्न आता है। तो करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक है, किसी प्रिय वस्तु व वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण दे रखा है, मन खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय, क्या किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय, न्याय किया तुमने जगदीश, ठीक है। तो मणि खोए सांप की तरह माता अपना फन पटक रही थी, आज मुझे अंधा बनाकर हे जगदीश तुमने क्या न्याय किया, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हालांकि एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, बस आप ये श्लोक का एक एग्जाम्पल लिख देना, बस यहाँ से 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप उपमा अथवा श्लेष अलंकार का उदाहरण आप याद कर लीजिए, चौपाई और कुंडलियाँ छंद को उदाहरण सहित आप तैयार कर लीजिए। फिर आपको एक निबंध तैयार करना है 9 नंबर का, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इन पर एक निबंध आप तैयार कर लीजिए। फिर 12वें में आपका यहाँ से आपका व्याकरण स्टार्ट होता है। महात्मा का संधि विच्छेद है, तो मह प्लस आत्मा। देवर्षि में कौन सा संधि है, तो यण संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्या प्लस आलय। और निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो त्रिलोचना में बहुव्रीहि समास है, नीलकंठा में कर्मधारय समास है, और राजपुत्रा में तत्पुरुष समास है। फिर यहाँ पे एक आपको पत्र लिखना है, तो हमने ये बधाई वाला पत्र लिख रखा है। इस प्रकार कुछ फॉर्मेट होगा बच्चों, पढ़िए इसको अच्छे से और इस प्रकार अपना एक पत्र तैयार कर लीजिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे कि लघुत्वम में त्वा प्रत्यय है, और धातु जो है त्वा है ना, और निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो बलवान में वतु प्रत्यय है, ठीक है। कमेंट करके बंधुत्व में बताना है कौन सा प्रत्यय है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामम अभिता में क्या है भाई, तो ग्रामम अभिता में द्वितीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।